मामला था हमने डिस्कस किया। अब एक कंपनी है, मान लो कि जिशान की तरह की, वो नहीं चल रही, तो अब शायद हम उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब मेरे बच्चे यहाँ पे दो अल्फाज बोले जाएंगे, यानी कि एक दो टॉपिक है, इसके दो हिस्से हैं, एक तो वाइंडिंग अप का है, एक लिक्विडेटर का है। अगर हम वाइंडिंग अप की बात करें तो लफ्ज वाइंडिंग अप का पहले तो आपको मतलब समझाएगा वाइंडिंग अप क्या होती है। कहता है ये एक्चुअली वाइंडिंग अप एक तरीकाकार होता है, यानी कि वो प्रोसेस जिससे हम कंपनी खत्म कर रहे होते हैं उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। यानी कि वाइंडिंग अप इटसेल्फ कंपनी खत्म करना नहीं होता, कंपनी खत्म करना होता है रेजोल्यूशन। जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो फिर कंपनी हकीकत में खत्म होती है। लेकिन जिस तरीके से हम कंपनी खत्म कर रहे होते हैं उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ये वाइंडिंग अप है। तो यहाँ पे इस तरह मैं रोचे अब आपको बता रहा होगा कि ये जो वाइंडिंग अप का होता क्या है, इसमें हम जब वाइंडिंग अप कर रहे होते हैं फिर वो प्रोसेस क्या है सर, उसमें हम कंपनी के एसेट्स जितने भी हों वो सारे इकट्ठे करते हैं, और जो बंदा कर रहा होता है वो उसको लिक्विडेटर कहते हैं। वो लिक्विडेटर क्या करता है, वो सारे एसेट्स को इकट्ठा करता है। एसेट्स को इकट्ठा करने के बाद पहले सबसे पहले, याद है वो हमने एक एग्जांपल ली थी उसमें डिविडेंड के अंदर, जब हम डिविडेंड का डिस्कस कर रहे थे कि वाइंडिंग अप के मौके के ऊपर फिर कंपनी के साथ क्या सलूक करते हैं। हमने कहा था कि अज्यूम कर लो कि कंपनी घर में बिरयानी पकी हो और उसमें तीन पार्टीज थी, एक क्रेडिटर से, एक घर वाले थे, दो हिस्सों में प्रेफरेंस ऑर्डरिंग। तो सबसे पहले हम किनको पे करते थे, क्रेडिटर्स को। तो ये वो टाइम है जब हम सबसे पहले जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे एसेट्स बेच के, वो क्रेडिटर्स को पे करेंगे, जो बच जाएगा वो पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वैल्यू, और उसके बाद जो बच गया वो सारा किनका होगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। ये मेरे बच्चे वक्त है। अब तो देखिएगा मोर तो वाइंडिंग अप कहता है तीन तरीके से हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। एक तो बात कर कंपनी मेरे बच्चे जबरदस्ती बंद करवा दी जाती है कोर्ट की तरफ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे वो कौन से हालात हैं। तो एक तो वाइंडिंग अप बाई कोर्ट है, या हम खुद भी बंद कर सकते हैं, कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी हो सकती है। और एक तीसरा तरीकाकार भी है, वो वॉलंटरी का ही है कि हम चाहते हैं कि कर तो हम खुद रहे हैं कंपनी वाइंड अप, लेकिन कोर्ट इसकी निगरानी करे। बात का ऐसा भी है कि कंपनी खुद बंद कर रहे हैं लेकिन कोर्ट की निगरानी में चाहते हैं कि कोर्ट, ताकि किसी लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो आखिर पे। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट ये भी हो सकती है। तो मुझे चाहिए तीन तरीकेकार होंगे वाइंडिंग अप के। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले देखो वॉलंटरी का तो सादा सा मामला होगा, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। मेन जो चीज होगी पेपर के अंदर जो पूछेगा, इसी तरह लिस्ट पूछ लेगा आपसे, रिप्रोड्यूस करवा लेगा, या सिचुएशन भी आपको दे सकता है कि अच्छा बताइए यहाँ पे क्या होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे इसके, तो वाइंडिंग अप सारी बात है कि होगी कि नहीं। जस्ट एग्जाम्पल प्रवक्ता कहता है वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे कोर्ट हुक्म देगा कंपनी को वाइंड अप कर। अच्छा मैं पहले तो थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है ना मेरे बच्चे, ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें दो चीजें होंगी। वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो तरीके से होगी, एक तो मेरे बच्चे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, एक स्पेशल रेजोल्यूशन से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से क्या होगी, अगर हम कंपनी हमने बनाई थी एक खास मुद्दत के लिए या खास मकसद के लिए, अगर वो मुद्दत और मकसद पूरा हो गया तो कंपनी खत्म करना चाहते हो, उसको पूरा होने के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, जस्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं और कंपनी खत्म कर लेते हैं, यानी कि वाइंडिंग अप स्टार्ट कर देते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। अगर मेरे बच्चे इसके अलावा अगर हम कंपनी चलती जल्दी खत्म कर रहे हो अपनी मर्जी से, इसके अलावा मकसद अभी जारी बात पूरा नहीं हुआ या टाइम था अभी वो पूरा नहीं हुआ, इससे हटके हम अगर कंपनी वाइंड अप करने जा रहे हो, उसके लिए मेरे बच्चे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है। तो मेंबर्स और जो खुद कंपनी बंद करते हैं वो दो तरह की रेजोल्यूशन से करते हैं, ऑर्डिनरी या स्पेशल। तो ये याद रखना कब ऑर्डिनरी होगी कब स्पेशल। अच्छा अगर हम ये चाहते हैं कंपनी हम खुद बंद करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम मेंबर खुद कोर्ट के पास चले जाते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि आगे हमारी कंपनी बंद कर दो, कोई भी वजह है, हम चाहते हैं कि हम कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट को कहेंगे आए सर आप हमारी कंपनी वाइंड अप कर दो, इसको मेरे से क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कोर्ट को जाके बुला लेंगे कि सर आज ही हमारी कंपनी वाइंड अप कर दो। यानी कि अगर आप कोर्ट से ही वाइंडिंग अप करवाना चाहते हो, ये हम इसकी पहले की बात कर रहे हैं, हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि कोर्ट आए हमारी कंपनी बंद कर दे, वाइंड अप कर दे इसको। तो मेरे से वहां पे हम क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो कोर्ट के पास चले जाएंगे, सर हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, आप हमारी कंपनी को खत्म कर दें। याद रखोगे मेरे से। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर कंपनी खुद कोर्ट से ही स्पेशल वो वाइंड अप करवाना चाहती हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कोर्ट को ये इख्तियार दे दे तो कोर्ट कंपनी को वाइंड अप कर देगा। तो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब कोर्ट हुक्म देगा इस कंपनी को वाइंड अप करना है, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम कोर्ट को कह दें सर कर दें वाइंड अप, तो उस वक्त कोर्ट वाइंड अप कर सकता है। या उसके बाद मेरे बच्चे अगर कंपनी ने क्या, अब ये पॉइंट आपको सारी कंपनी लॉ की बातें आपको याद आ जाएंगी, कब कब कोई गलती कितनी संगीन थी कि जहां पे कंपनी की वाइंडिंग अप का हुक्म हो सकता है। याद है हमने कहा था कि कंपनी की जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, जब आपने क्या करना है उसको रजिस्ट्रार को भी जमा करवाना है, इस तरह की बात अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो आप क्या करेंगे, या तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जमा करवाने में, या कहता है कि होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने में, या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जमा करवाने में जो रजिस्ट्रार को जमा करवाया करते थे। अगर इन दोनों में आपने गफलत बरती तो फिर भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है। या मेरे बच्चे अगर आपने दो लगातार एजीएम ना करवाई, यानी कि इस साल एजीएम करवा दी, अगले साल नहीं करवाई, उससे अगले साल फिर नहीं करवाई, तो फिर आपकी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस साल में आपने एजीएम नहीं करवाई, अगले साल करवा दी, फिर उससे अगले साल नहीं करवाई,
तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 लगातार होने वाली एजीएम आपने ना करवाई हो। फिर कहता है कि अगर मान लो इफ द कंपनी मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद स्टार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनुअल रिटर्न। अभी हम चैप्टर पढ़ के आए हैं, याद है हमने डिस्कस किया था कि आपने क्या करना है जब मीटिंग हो जाती थी, मीटिंग होने के बाद याद है कि 30 दिन के अंदर लिस्टेड और अदर देन लिस्टेड 15 दिन के अंदर वो जमा कराया करते थे मेरे बच्चे रजिस्ट्रार को, हैं, अडॉप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये उनकी बात हो रही है। अगर वो आपने ना जमा करवाई या एनुअल रिटर्न ना जमा करवाई इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर भी आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का हुक्म दिया जा सकता है। इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वही बात 3 से कम और प्राइवेट कंपनी में 2 से। अगर कंपनी के मेंबर्स 3 से या 2 से कम हो जाए तो बताएं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप पेपर में सवाल बना देगा, कहेगा कि अगर कोई कंपनी है पब्लिक उसके मेंबर 3 से कम हो गए, या अगर कोई कंपनी प्राइवेट है उसके मेंबर 2 से कम हो गए, तो बताएं क्या होगा। हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि वाइंड अप हो गया, अभी फौरन नहीं बोलेंगे। पहले हम वो पिछला प्रोसेस भी पूछना चाह रहे हैं। एक 180 दिन है, पहले तो मेंबर पूरे कर लें। अगर आपने 180 दिनों के अंदर मेंबर पूरे ना किए तो जितने दिन डिफॉल्ट चलेगा उसके लिए पर्सनली लायबल होंगे। और उसके बाद अगली बात उसको बताएंगे कि फिर भी अगर ये कंटिन्यूस रहे ये मामला, मेंबर पूरे ना हो, तो फिर ये वाइंडिंग अप हो। यानी कि ता याद ऐसे नहीं चलते रहेंगे आप, फिर आगे क्या कर दिया जाएगा, कंपनी वाइंड अप कर दी जाती है। याद रखोगे मेरे बच्चों, वो भी बातें बतानी है यहाँ पे, वो जरूरी है। ये पिछली चीजें अपनी जगह पे कायम है, ये उससे अगले की आगे बात हो रही है। 180 दिनों में पूरा नहीं किया और फिर उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। अगर कंपनी अनएबल टू पे डेट है, अभी हम पढ़ेंगे 3 सिचुएशन होंगी जिसमें कंपनी हम समझेगा अनएबल टू पे डेट है। ये मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे कौन से वाला, वो जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो रीजन हमने पढ़े थे जिसकी बेस पे लाइसेंस रिवोक हो जाता है, ये सारे डिट्टो वही जो जी पॉइंट है वहां पे, वो सारे का सारा पॉइंट यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो उसमें क्या था, इफ द, यहीं से शुरू हुआ, इफ द कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड जो भी है, इफ द कंपनी इज कैरिंग ऑन अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अगर कंपनी इस तरह की हरकतें कर रही हो, या कंपनी मेरे बच्चे कोई प्रोहिबिटेड, कोई भी ऐसा कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कानून ने मना कर रखा हो या रूल्स एंड रेगुलेशन इजाजत ना देते हो, इस तरह का कारोबार करना शुरू कर दे, या मेरे बच्चे इस तरह कारोबार वो मैनेज कर रहे हो कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं बेचारे उनको नुकसान हो रहा हो। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कह दिया कि जिनकी जाती बात है, जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से कम ना हो। और कहता है कि ऐसे लोग उसको मैनेज कर रहे हो जो जानबूझ के मेरे बच्चे एक तो ट्रू अकाउंट्स ना बना रहे हो और फ्रॉड कर रहे हो, मिसफिसेंस और मालफिसेंस कर रहे हैं। हमने कहा था कि मिसफिसेंस क्या होती है, जानबूझ के खराब मैनेजमेंट करना, और मालफिसेंस क्या होती है, बोला जानबूझ के पैसे में हेर फेर करना। तो इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अगर वो लोग इसको मैनेज कर रहे हो जो रिफ्यूज कर दें कि हमने इस कंपनी को अकॉर्डिंग टू एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल जो हमने तय किए थे कि इसके मुताबिक चलाई जाती है, कि हम इसके मुताबिक नहीं चलाएंगे। तो ये सारे पॉइंट चाहे अलग अलग करके लिख दीजिएगा, चाहे इसको ऐसे ही जी पॉइंट में सब पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी है। उसके बाद कहता है इफ बीइंग ए लिस्टेड कंपनी इट सीज टू बी सच ए कंपनी, यानी कि अगर एक कंपनी लिस्टेड हो, लिस्टेड ना रहे, उसको वाइंड अप कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। उसको फिर जाहिर बात है कि अब लिस्टेड ही नहीं, तो कोई वजह तो हुई होगी जिस वजह से डीलिस्ट हुई है। अगर कोर्ट को लग रहा हो कोई और मुनासिब रीजन है दैट द कंपनी वाइंड अप होनी चाहिए, तो फिर भी क्या कर देंगे, कंपनी वाइंड अप कर देंगे। हालांकि पता नहीं ये आखिर पे ये पॉइंट होना चाहिए था इन 2 के बाद भी, लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी का कारोबार ही लाइसेंस की बेस हो और वो लाइसेंस रिवोक हो जाए मेरे बच्चे, उसकी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। और एसोसिएशन ऑफ फॉर प्रॉफिट में भी सेक्शन 42 के मुताबिक अगर लाइसेंस मिला होता था, अगर रिवोक होता था, तो कंपनी को हम क्या करते थे, वाइंड अप। याद है वो बातें सारी, जब लाइसेंस रिवोक हुआ था तो साथ ही हमने एंड पे कंपनी को वाइंड अप भी किया था। हमने कहा था या तो नाम स्ट्राइक ऑफ करो या उसको वाइंड अप करो, अगर कुछ बच गया तो वो सारा मेरे बच्चे। बेटा अनलॉफुल एक्टिविटी पीछे जिक्र हुआ है, ये शुरू के अंदर, ये पॉइंट जी के अंदर यहाँ पे जिक्र हुआ था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज क्या होती है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा है, वैसे तो माशाल्लाह यहाँ पे जो काम हो रहे हैं सारे के सारे फ्रॉड ही हो रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ये वाले जो 3 तरह के काम, ये एक्टिविटीज अगर कोई बंदा कर रहा हो तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं या अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं। ये कौन सी, कहता है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में, ये होती है ना मेरे बच्चे, लॉटरी शॉटरी का काम कर रहा हो, है कि अगर ये पैसे जमा करवा दे उसके बाद चांस है कि इसके आपके बाद लॉटरी लगेगी, तो मेरे बच्चे लॉटरी का कोई काम इस तरह की हरकत करना पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे बच्चे अनलॉफुल है। या जो पॉन्जी स्कीमें होती हैं, जो मार्केटिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो कंपनीज होती हैं, जो कहते हैं कि हमने आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आप आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाए, मेंबर बनते जाए, मेंबर बनते जाए, इस तरह के। और खास तौर पे आप लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, वही अभी से पैसा कमाएंगे तो ये वो सारा कुछ, तो वो सारी माशाल्लाह नौजवान नस्ल वो इस काम में लगी हुई है। तो इस तरह की हरकत करना मेरे चाहिए, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लो, या पिरामिड स्कीम हमने डिस्कस किया, इसको क्यों कहते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया, आप आगे बेवकूफ़ बनाए, फिर वो आगे बेवकूफ़ बनाएंगे, ये चलता जाएगा सिलसिला। तो चलते चलते एक पिरामिड बन जाएगा, लगे रहो, एट द एंड जब आगे कोई बेवकूफ़ मिलेगा नहीं बनने को, तो फिर जारी बात है ये स्कीम्स क्या कर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। इसके अलावा जिसको एसएससी कह दे, जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो, तो उसके लिए भी वो कह सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये याद रखेंगे मेरे वैसे।
कब कोई कंपनी अनएबल टू पे डेट है, इसमें मेरे बच्चे देखिएगा, अगर ये कंपनी है और इस कंपनी ने मान लो कि किसी मिस्टर ए का 1,01,01 रुपया देना है, एक्सीडिंग 1,00,000 लिखा हुआ वहां। अगर एक कंपनी ने किसी बंदे का 1,00,000 से ज्यादा रुपए पे करने, और ये मिस्टर ए मान लो कि ये हुआ क्रेडिटर और कंपनी हुई डेटर मकरूज, और ये क्रेडिटर कैसे बना, हो सकता है इसने डायरेक्टली कंपनी को किसी मानसून बेचा हो, या कोई पैसे लेने थे, या हो सकता है ये कहता है कि असाइन करके इसको 1,00,000 रुपया मिला हो, कोई चेक इसके पास इंडोर्स हो क्या है, या इसके वालिद की तरफ से विरासत में ये जो भी उसको बिल ऑफ चेंज प्रॉमिस नोट मिल गए, जो मर्जी है, ये इस बंदे ने मिस्टर ए ने इस कंपनी से 1,00,000 रुपया लेना। कहता है जो तरीकाकार होता है प्रॉपर, इसने अपने एजेंट के जरिए या खुद एक नोटिस जमा करवाया कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर कि सर मेरे पैसे दे दें, और 30 डेज तक ये वेट करता रहा कि शायद कोई जवाब आ जाए उनकी तरफ से। 30 दिन गुजर गए और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, या आया भी तो जवाब में कोई तसल्ली नहीं थी, बस यही था कि ठीक है भाई कहीं नहीं भाग रहे, हम दे देंगे। कोई तसल्ली के लिए होता है ना कि बात को इसको सिक्योर कर दे, या ये कह रहे हैं कोई गारंटी शरंटी दे दें, या कोई सिक्योरिटी के तौर पर कोई एसेट दे दें, ऐसा कुछ नहीं किया इसकी तसल्ली के लिए। एक पॉइंट तो ये हो गया मेरे बच्चे। उसके बाद अज्यूम कर लो ये बंदा चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में या किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर जाके इसने अपील कर दी, और वहां पे फैसला भी इसके हक में आ गया कि भाई वाकई इस बंदे का 1,00,000 रुपया बंदा कंपनी को चाहिए कि इसको पे करे। तो उन्होंने कोर्ट का हुक्म मान लो कि आ गया कि कंपनी इस बंदे को इसका पैसे वापस करे। ये बंदा उस हुक्म के साथ जाके कंपनी को अप्लाई करता है कि सर आप ये कोर्ट का हुक्म है, मेरे पैसे दे दो, और कंपनी ने उस पर भी इस बंदे को पैसे ना दिए हों, तो तीसरे नंबर पे अब हम ये समझेंगे कि कंपनी क्या है, अब कोर्ट ये समझेगा कि कंपनी क्या है, अनएबल टू पे डेट है। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो 3 स्टेप्स है मेरे बच्चे इसमें। सबसे पहले वो बंदा क्या करेगा जिसने 1,00,000 से ज्यादा लेने, कंपनी को अप्लाई करेगा उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, जो तरीकाकार होते हैं, बाय पोस्ट भेजे या जैसे भेजे, उसने अप्लाई कर दिया वहां पे कि मेरे पैसे दे दो, और 30 दिन तक अगर उसका कोई जवाब नहीं आया, अगर आया है लेकिन वो तसल्ली बख्श ना हो, तो फिर जाके कोर्ट में अपील कर दी। कोर्ट में भी इसकी फेवर में फैसला आ गया कि इस बंदे को पैसे मिलने चाहिए, कोर्ट का हुक्म जाके दिखा रहा है कि मेरे पैसे दे दो, कंपनी फिर भी पैसे नहीं दे रही, तो फिर कोर्ट ये समझेगा ये कंपनी क्या है, अनएबल टू पे डेट है। तो ये मेरे बच्चे वो जो पीछे सरकमस्टांसेस लिखे हुए थे कि कंपनी अगर अनएबल टू पे डेट हो, तो फिर भी मेरे बच्चे ये वाला, तो ये कब होगी अनएबल टू पे डेट, तो ये आगे वो लहदा भी बता रखा है, ये पेपर में पूछ भी सकता है आपसे मेरे बच्चे, जारी बात है, उसका हक है, वो पूछेगा। इसमें कोई रीड करने वाली ऐसी चीज नहीं, बस यही है। ले बेटा, एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप इंतहाई है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप करनी है तो उसके एप्लीकेशन जमा, अब कोर्ट को ख्वाब थोड़ी आएगा कि फलानी कंपनी उसको वाइंड अप कर दिया जाए, कोई ना कोई तो उसके पास दरखास्त लेके जाएगा कि सर कंपनी को वाइंड अप किया जाए। अगर वो दरखास्त लेके जाने वाले कौन से होंगे मेरे बच्चे, ये 6-7 तरह के लोग हैं जो कोर्ट को जाके दरखास्त दे सकते हैं। एक तो बाय द कंपनी, जो अभी हमने डिस्कस किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी जाके कोर्ट को कहेगी हमने सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, हम चाहते हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो, तो सर आ जाओ वाइंड अप कर दो। कंपनी जाके दरखास्त दे सकती है, प्रेजेंटेशन यानी कि पिटीशन जमा करवा सकती है। या क्रेडिटर्स, कोई एक क्रेडिटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा मिलकर भी हो सकते हैं, तो क्रेडिटर जाके कंपनी को कोर्ट को अपील कर सकते हैं, सर इस कंपनी को खत्म कर दिया। क्रेडिटर क्यों जाते हैं बोला, उनको पैसे नहीं मिल रहा, वो कहते हैं वाइंड अप करो। वाइंड अप का असूल ही क्या होता है, जब सारे एसेट इकट्ठे कर लिए जाते हैं सबसे पहले किनको मिलता है, क्रेडिटर्स को। कहते हैं वैसे तो ये जब तक चल रही है नहीं दे रही, ऐसा करते हैं कि जाके उसको कोर्ट को अपील कर देते हैं, जब कोर्ट अपनी वाइंड अप करेगा तो फिर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। उसके बाद मेरे बच्चे अगली बात आ गई कंट्रीब्यूटरी, और याद करो मैंने आपको कंट्रीब्यूटरीज के बारे में बताता रहा था, जगह जगह पे कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूटरी आ रही है, भूल गए ना। एक तो हमने डिस्कस किया था, अगर तो कंपनी गारंटी लिमिटेड है, वो जो गारंटी दी होती है वो क्या होती है, वो कंट्रीब्यूट करनी होती है। यानी कि पहले तो वो कंट्रीब्यूट की देखो डेफिनेशन क्या बता रहा है, कहता है हर वो बंदा जिसने वाइंडिंग अप के मौके पे कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना हो ताकि लायबिलिटीज पे कर सके, उसको कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। हर वो बंदा जिसने कंपनी की वाइंडिंग अप के मौके पे कंपनी के एसेट्स पड़े होंगे बड़े सारे, यहाँ पे आप भी मान लो कि सारे पैसे उठा के लेके आ रहे हो, सर ये हमारा कंट्रीब्यूशन, भैया आप कौन हो, है तो आप कंट्रीब्यूटर, लेकिन कैसे बने हो, 3 सिचुएशन हो सकते हैं। या तो आपने गारंटी दी हुई थी कि जब कल कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी हम लाके इतने पैसे देंगे, या अभी हम पढ़ के आए हैं अगर कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली गई है, याद है 180 दिन तक मौका देते थे, अगर उसके बाद भी कंटिन्यू रहे तो जितने दिन कंटिन्यू रहेगी उसके बाद उन लोगों की पर्सनल लाइबिलिटी होगी, उन दिनों में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो घर से लाके पे करेंगे। और जाहिर बात है अगर वो नंबर पूरे नहीं करते तो कंपनी को वाइंड अप कर दिया करते हैं अभी, और फिर वो जितने उन दिनों के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे उसके लिए घर से पैसा लेके आ रहे होंगे, ये भी क्या बन जाएंगे उस वक्त, कंट्रीब्यूटरी बन जाएंगे। और पुराने वक्तों में वो पार्शली पेड शेयर हुआ करते थे, अगर वो आज के दौर में तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उस वक्त जब पार्शली पेड शेयर किसी ने खरीदे होते थे तो, और वो कंपनी वाइंडिंग अप में जाती थी तो रिमेनिंग पैसा ला के जमा करवाते थे। ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूटरी बनते हैं, याद रखोगे मेरे बच्चों। फिलहाल तो आपने ये टर्म याद रखने, कंट्रीब्यूटरी मींस कोई भी बंदा लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग ओन्ड, यानी कि जो एसेट्स हैं उनमें लाके वो भी इजाफा कर रहे होंगे, जमा करवा रहे होंगे। तो बेटा
तो दोबारा से कौन कौन लोग एप्लीकेशन जमा करवाएंगे कोड में, वाइंडिंग अप बाय कोड के लिए? मेंबर्स, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरी। और उसके बाद मेरे बच्चे आ गया, कहता है ये सारे अकेले अकेले या मिलके, ये आगे ये इकट्ठे होके भी जा सकते हैं। उसके बाद आगे मेरे बच्चे दो मजीद आगे, रजिस्ट्रार, एससीसीपी और एससीसीपी का ऑथोराइज बंदा। यानी कि हकीकत में यहाँ पे मेरे बच्चे 5 लोग हैं, 2 तो इसने जबरदस्ती ऐड किए हुए। कौन कौन? मेंबर, क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटरी, फिर ये मिलकर ये एमई है। रजिस्ट्रार, एससीसीपी, एससीसीपी का ऑथोराइज बंदा, ये एमई है। एमई तो नहीं मतलब है ये भी। तो ये टोटल 7 बंदे मेरे 7 नंबर का ये पेपर में आ जाएगा, 5 से 7 नंबर। तो बेटा उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वो शायद वो लिस्ट ना मांगे आपसे, ये मांगे आपको आपको ना ये नाम दे देगा पहले शुरू के अंदर। अच्छा जब सवाल पढ़ रहे होंगे ना सारे नाम आ जाएंगे, ये वो लोग हैं जो कोर्ट में पिटीशन जमा करवा सकते हैं। आप कहेंगे ला ये तो मैंने बताने थे, हैं ये तो सर ने कहा था पेपर में आने, ये तो मान लो कि चीटिंग होगी भाई हमारे साथ, सर सही नहीं पढ़ाते। अब अगली बात वो कहेगा, सर ने अगली बात भी तो बताई होगी ना, वो इनके नाम देकर ना आपको कहेगा अच्छा बताओ इनमें से अगर कमिश्नर मतलब कमीशन कोर्ट के पास जा रहा हो, इसके बाद रजिस्ट्रार कोर्ट के पास जा रहा हो और क्रेडिटर्स कोर्ट के पास जा रहे हो, इन्होंने कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कोर्ट में पिटीशन जमा करवाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट बताओ। ये करवा तो सकते हैं पिटीशन, लेकिन इन सब ने कुछ कंडीशन पूरी करनी है। कहेंगे इन्होंने कौन सी कंडीशन पूरी करनी है, ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कोर्ट में पिटीशन जमा करवाने के लिए, वो बताओ। छोटी छोटी बातें, 2 2 3 3 मेरे बच्चों, सॉरी एसएससीपी के उसमें थोड़े से ज्यादा पॉइंट है, ये लाजमी याद रखने हैं आप लोगों ने, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि जिसको कहते हैं कि आना है तो आना है, हाँ तो आना है, इसमें देखो ये पूछेगा क्या, ये 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को टेस्ट करना है उसमें, ये वाइंडिंग अप वाला भी और लिक्विडेटर वाला भी। तो जारी बात है वो 15 से 20 नंबर हैं इसके, 20 कम से कम 15 नंबर आते हैं। खैर वापस आओ, कहता है कि कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द कंपनी, अगर कंपनी कोर्ट के पास पिटीशन जमा करवाने करवाने जाएगी। अब देखो ये कोर्ट बैठा हुआ, अब कोर्ट मेरे बच्चे ये कंपनी पहुंची कि सर ये पिटीशन है, हमारी कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। कोर्ट इतने गुस्से में है, भाई क्यों क्यों तेरी इस पिटीशन को सुनूं? तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सर है ना कुछ कंडीशन हम पूरी कर रहे हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा इनको? कहता है कि ये फर्निश करेंगे इस दरखास्त के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज की सारी डिटेल। यानी कि पिटीशन में क्या कुछ शामिल होगा? द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बिजनेस ऑपरेशन की डिटेल भी बताएंगे, एंड द सूट्स आर प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट इट। यानी कि जितने केसेस इसके खिलाफ चल रहे हैं, 3 चीजें नजर आएंगी। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा। कितनी बड़ा? एक सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा ऑपरेशनल डिटेल जो भी होगी, तीसरे नंबर पे जितने केसेस चल रहे हैं इसके खिलाफ उन केसेस की डिटेल। याद रखोगे मेरे बच्चों? सेम इसी तरह मेरे बच्चे अज्यूम कर लो क्रेडिटर क्या है कंपनी के पास कि सर इस कंपनी कोर्ट के पास कि सर इस कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो। तो अगेन मेरे बच्चे कोर्ट इनकी इस पिटीशन को नहीं सुनेगा, लगाएगा नहीं उस वक्त तक कोर्ट, जब तक कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर दी। अब क्रेडिटर्स क्या रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे मेरे बच्चे? कहता है कि अंटिल ए प्राइमा फेसी केस फॉर वाइंडिंग अप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। एक तो मेरे बच्चे ये कंडीशन, और दूसरी ये कॉस्ट जमा करवाएंगे। यानी कि एक तो कॉस्ट, हाँ भाई कॉस्ट का क्या करना, एक सिक्योरिटी ले ली जाती है ना मेरे से, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। मेरे से उसके ये इस मकसद के लिए होता है बाज़ औक़ात के, आपको पता कि कहीं कोर्ट का गलत फैसला ना हो, जिनके कहने पे कोर्ट भी तो बाज़ औक़ात गलत हो सकता है ना, किसी और का नुकसान हो जाए। इनके कहने पे कंपनी वाइंड अप तो हो रही है, लेकिन मेंबर हैं बाकी लोग हैं, तो कोर्ट एहतियात करता है। इनके कहने पे ये कौन सा कोई मालिक है, ये तो पैसे लेने वाले हैं, मालिकों का किसी नुकसान ना हो जाए, और कल कोर्ट बेचारा खुद बैठा हो वहां पे, मैंने क्या करना है। इसलिए कोर्ट क्या करता है, इनसे एहतियातन एक सिक्योरिटी ले लिया करता है कि भाई आप सिक्योरिटी जमा करवाएं, मैं आपकी पिटीशन सुन लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। और दूसरे नंबर पे कहता है कि इन्होंने क्या करना है, एक एक एविडेंसेस भी साथ जमा करवानी है। क्यों कंपनी को वाइंड अप किया जाए आपके कहने पे? जैसे अभी एक एविडेंस पीछे हम पढ़ के हैं, कंपनी इज अनएबल टू पे डेट है। सर अभी आपने केस वो फैसला दिया था ना कि कंपनी पे करे, सर नहीं पे किया उन्होंने, बल्कि सर ये देखें सर बड़ा मारा उन्होंने। जाहिर बात है कोर्ट क्या कहला है भाई, ये तो बड़े गुस्से वाली बात है, ये तो पक्की बात है, इसको ये प्राइमा फेसी एविडेंस है मेरे बजाय नजर आने वाली एविडेंस। याद रखोगे मेरे? तो वहां पे कितनी कंडीशन पूरी करनी है क्रेडिटर ने? 2। अगर 2 कंडीशन पूरी कर दी, कौन कौन सी? एक तो सिक्योरिटी कॉस्ट जमा करवा दो, और दूसरे नंबर पे प्राइमा फेसी एविडेंस दिखा दो, बजाय नजर आ रहा हो कि हाँ कंपनी वाइंड अप होना बनती है। हतमी बात नहीं, कम से कम बताओ तो सही, फिर मैं सुनूंगा केस को, फिर देख लूंगा। तो कोर्ट क्या करेगा, इसकी भी इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा इन 2 कंडीशन पूरा करने के ऊपर। याद रखोगे मेरे बच्चे? कंट्रीब्यूटरी आगे, अब कुछ लोग पहुंचे, सर
ऐसी ही क्लासेस चलनी चाहिए ना, नॉर्मल भी ऐसे ही खत्म होना चाहिए सिलेबस। सर अभी फ्लाई करके जा रही हैं बातें, सर उस वक्त पता नहीं क्या होना है। ले बेटा जरा देखिएगा, कंट्रीब्यूटरी, ये बेटा पहले पढ़ रखा है इसलिए आपको भी कुछ महसूस हो रहा होगा, ठीक है ये बात ऐसे ही है। अगर पहली दफा पढ़ो तो तुम समझ आ रही सर की कह रहे हैं उस वक्त हम जो टीचर लोग इधर बैठे होते हैं ना, आपके सारे जेस्चर समझ आ रहे होते हैं कि चल क्या रहा है और हमारे लिए भी बड़ी शर्मिंदगी होती है उस वक्त, यार ये देख मैं बात करता हूँ वो एक दूसरे से, तो ये हालात होते हैं। खैर वापस आए, क्योंकि टेक्स्ट में ऐसे ही होता है ना, ऐसे। वो तो आप रहे हो ना आखिरी दिन में। देखिएगा, कंट्रीब्यूटरी पहुंचे कोर्ट में, सर कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। अगेन मेरे से कोर्ट कहेगा कि कुछ कंडीशन पूरी करो। अब कंट्रीब्यूटरी कौन है भला? जिन्होंने एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना है। अब मेरे से ये इन्होंने भी कुछ कंडीशन पूरी करनी है, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये जाके एक पहले नंबर पे ये साबित कर देंगे सर हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चले गए, तो हमने फंसना है आगे। तो आपको पता है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए, 180 डेज होते हैं इनके पास, उसके बाद ये पर्सनल लायबल हो जाते हैं। एक तो ये भी एक रीजन है कंट्रीब्यूटरी के पास, सर मैं फंस जाऊंगा, हम लोग अकेले पर्सनल लायबल हो जाएंगे, हम चाहते हैं उससे पहले ही खत्म कर दे। ये कोर्ट कहेगा ये तो अच्छा रीजन, ठीक हो गया। उसके बाद द शेयर्स, अगली एक कंडीशन है, भाई आप जो मेंबर रहे हो इस कंपनी के, वो कितने अरसे तक रहे हो। कोर्ट कहेगा कि अगर आज जिस दिन आप पिटीशन जमा करा रहे हो उसके पिछले 18 महीनों में कम से कम आपके पास 6 महीने शेयर रहे हो, पिछले 18 महीनों में कम से कम कितने महीने शेयर रहे हो आपके पास? 6 महीने, तो फिर आप कंट्रीब्यूटरी के तौर पे पिटीशन जमा करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो कि आप पिछले 18 महीनों में सिर्फ 2 महीने आपके पास शेयर रहे हैं, चाहे वक्तन फोक्तन रहे जैसे मर्जी, फिर नहीं, आप कम से कम वो टाइम दे देगा आपको 18 महीने। 18 महीनों में कितने दिन आप उस कंपनी के शेयर होल्डर रहे हो वो आपने देखना होगा। अगर तो 6 महीने बनते हैं तो फिर आपकी पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। तो कंट्रीब्यूटरी से पिटीशन कब एक्सेप्ट करेगा कोर्ट? दो कंडीशन पूरी करनी है। एक तो मेरे बच्चे आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली गई हो कंपनी, क्योंकि उसको कोर्ट को लग रहा है कि आप, जारी बात है कि आप ये बेचारे फंस गए हैं। उसके बाद दूसरा क्या है कि कम से कम ये जो शेयर होल्डर कितने अरसे शेयर होल्डर रहे हो कंपनी के, पिछले 18 महीनों में 180 डेज, याद रखोगे। आपको पता है 6 महीने तक का जो दिन होते हैं वो आई कैप दिनों में, आई कैप नहीं एक्ट, वो दिनों में लिखता है, इसलिए 6 महीने, वो 6 महीने लिखे 180 डेज। लो बेटा अगेन आप कौन गए हैं बोला? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार पहुंचा है भाई कोर्ट के पास, सर वाइंड अप किया जाए। अब ये मेरे बच्चा कोर्ट इतने गुस्से में बोलोगा तो अपने बाप से पूछ के आए, इसका बाप कौन है बोला? एससीसी। तो कोर्ट कह रहा होगा भाई तू कौन है? कहता रजिस्ट्रार। कहता कि तेरी इतनी औकात है तू आगे कंपनी की वाइंडिंग अप की बात कर, क्या एससीसीपी की इजाजत है तेरे पास? कहेगा जी सर, तो वेरी गुड, ठीक हो गया। तो इसने मेरे बच्चे क्या करना है, इसने एससीसीपी की इजाजत लेके फिर जाके कोर्ट को, और साथ जाहिर बात है रीजन भी कुछ ना कुछ होंगे, क्या है? रजिस्ट्रार शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अनलेस द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमीशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। पहले इजाजत एससीसीपी की, फिर वो जमा कराएगा। एंड नो सच सैंक्शन, और जाहिर बात है एससीसीपी कब सैंक्शन देगा? पहले उस कंपनी को, अब अगले दो पॉइंट यानी कि यहां पर भी है, एक तो सैंक्शन, और दूसरा सैंक्शन देने से पहले एससीसीपी ने इस बात को इंश्योर किया हो उसने कंपनी को सुना। दो पॉइंट्स। तो कोर्ट क्या कर लेगा, इनकी इस पिटीशन को भी सॉरी एक्सेप्ट कर लेगा। याद रखोगे मेरे बच्चों, रजिस्ट्रार के लिए कितनी है? दो, सैंक्शन और एससीसीपी ने सैंक्शन देने से पहले कंपनी को सुना, अपॉर्चुनिटी दी थी उनको, भाई आपको ये वाइंड अप करवाने जा रहा है, बेगुनाही साबित करो, ये इल्जाम है आपके ऊपर। अभी देखेंगे इल्जाम कौन से होंगे। तो बेटा कंडीशन ऑफ पिटीशन बाय द एससीसीपी, ये तो भाई लंबी चौड़ी लिस्ट। अगर एससीसीपी जा रहा होगा मेरे बच्चे, अब तो जाहिर बात है ये तो बड़ा बंदा है, जब ये जा रहा होगा तो इसने मेरे बच्चे वो कहेगा कि सर किस बेस पे कर रहे हो? वो कहता है कि सर हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इस कंपनी के बारे में, और इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ये नतीजे निकले हैं, इस बेस पे हम कहते हैं इस कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो। इन द कमीशन ऑन ए आर ए पर्सन ऑथोराइज बाय द कमीशन, उन दोनों के लिए यही है, जो आखिरी दो रह गए थे उन दोनों के लिए यही है, कमीशन हो या उसका ऑथोराइज पर्सन, इन दैट बिहाफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अनलेस, पहले वो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये रिजल्ट निकले हैं तो फिर मेरे बच्चों को क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। बगैर इन्वेस्टिगेशन के एससीसीपी कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर वो बगैर उसके चला गया तो कोर्ट कहेगा जाके पहले इन्वेस्टिगेशन करवा के लेके आओ। इन्वेस्टिगेशन हुई हो उसके बाद ये रिजल्ट निकले और उसको मौका भी मिला हो सुनने सुनाने का कंपनी को, तो फिर ये कोर्ट के पास जाएगा। याद रखोगे मेरे बच्चों, अब ये कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुई, ऑडिट वगैरह हुआ जो भी, उसके बाद ये निकला ये मेरे बच्चे फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पज के लिए ये काम कर रही थी कंपनी, या ये जो कारोबार कर रहे थे वो मेमोरेंडम वगैरह में ऑथोराइज था ही नहीं,
या इसका बिजनेस ऐसे वो कंडक्ट किया जा रहा था, जो बेचारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे उनको मान लो कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, या इसकी जो मैनेजमेंट है वही बात फ्रॉडलेंट और मिसफिशंस मालफिशंस वगैरह वो कर रही है। सच पिटीशन shall not be presented or authorized to be presented by the commission unless the company has been afforded हो, वही बात, कम से कम सुनना भी हो एसएससीबी ने उस कंपनी को जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई। अब देखो, ये वो कंपनी है जिसको एसएससीबी चाहता है इसको क्या कर दिया जाए, इसको वाइंड अप कर दिया जाए, ये एसएससीबी चाहता है। लेकिन एसएससीबी सबसे पहले क्या करेगा, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कराएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सारे रीजन आ जाते हैं, उस तरह के कोई भी रीजन एक भी आ जाए, यानी कि सारे इकट्ठे हैं, तो ये जब उसको मिल गए, मेरे बच्चे सबूत मिल गए इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब उस कंपनी को बुलाएगा, आपके लिए आपके खिलाफ ये सबूत है मेरे पास, यानी कि उनको शो कॉज नोटिस देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा सुनने की। अच्छा बताओ, आप बेगुनाही साबित करो इसके ऊपर। आप अगर उनके पास कोई बात ना हुई तो फिर ये कोर्ट में जाके अपील कर देगा, सर इसको वाइंड अप कर दिया जाए। याद रखोगे मेरे बच्चों? एक चीज ये भी बढ़िया है, कहता है ये जिस कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करने आ रहा है ना, वो एसोसिएशन थी जिसके लिए जिसको लाइसेंस दिया हुआ था। अगर उसका लाइसेंस रिवोक होने के बाद उसको वाइंड अप करने की बात हो रही ना, तो फिर मेरे बच्चे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो राजी बात है, पहले उसने लाइसेंस रिवोक करने के बड़े सारे रीजन है, उन रीजन की बेस पे उसने रिवोक किया होगा और उसको सुना भी होगा, सारा कुछ किया होगा। अगर उस बेस पे उसका वो वाइंड अप करवाने आ रहा हो एसएससीबी, तो फिर मेरे बच्चे ये सारा कुछ ऊपर का करने की जरूरत नहीं है। याद रखोगे? यानी कि अगर कोई लाइसेंस बेस पे काम कर रही है, उसका लाइसेंस रिवोक हुआ हो, तो फिर एसएससीबी जाके अपील करेगा, तो ऊपर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। याद रखोगे? इनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जरूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि पहले हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन। क्या बेटा, अभी तक आपने क्या पढ़ा बोला? वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? उसके बाद तीन तरह की वाइंडिंग अप होती है, कोर्ट, वॉलंटरी, वॉलंटरी अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। फिर हमने कहा कि अगर कोर्ट की वाइंडिंग अप होती है तो कोर्ट की वाइंडिंग अप में कौन कौन किन हालात में कोर्ट वाइंडिंग अप कर सकता है, वो सारे हालात हमने पढ़े। फिर हमने कहा कि कोर्ट को जाके बताएगा कोई इन हालात में, तो तभी जाके कोर्ट वाइंड अप करेगा। हमने कहा कि हाँ, कोई बताएगा कौन? फिर हमने वो सारे बंदे पढ़े। फिर उन्होंने कहा कि इनमें से हर बंदा जो कोर्ट में जाके पिटीशन जमा करवाना चाहता है, उसके लिए कुछ तो कंडीशन होंगी। हमने कहा कि हाँ। फिर हमने सबकी कंडीशंस पढ़ी। याद रखोगे मेरे से? अब जब कोर्ट ने वो मामला को सुना पिटीशन में, तो उसके बाद हो सकता है कोर्ट फैसला दे दे, कंपनी को क्या किया जाएगा, वाइंड अप किया जाएगा। तो बेटा वॉलंटरी वाइंडिंग अप अभी मैंने आपको बताया, वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो तरह से हो रही होगी। वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो तरह से क्या थी बोला? एक टाइम के लिए थी, 10 साल के लिए 10 साल पूरे हो गए, 100 साल के लिए 100 साल पूरा हो गया, या किसी खास वेंचर के लिए थी, वो वेंचर कंप्लीट हो गया। इन दोनों सूरतों में जस्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और वाइंड अप कर लो। ये वॉलंटरी है जो हम खुद कर रहे हैं, कोर्ट के पास नहीं जा रहे, हम खुद ही कंपनी को वाइंड अप करेंगे, खुद ही सारा कुछ मामला खुद ही देखेंगे यहीं पे। तो कैसे वाइंड अप का डिसीजन होगा? कोई एक शेयर होल्डर आके कह देगा वाइंड अप कर दो? नहीं, हम कहेंगे रेजोल्यूशन ले आओ। अगर तो वो टाइम पूरा होने पर थी या मकसद पूरा होने पर थी, तो वाइंडिंग अप रेजोल्यूशन कैसे पास होगी? और दी। अगर वो मेरे बच्चे इसके अलावा थी, तो स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम घर का मामला यहीं पे खत्म कर देंगे। वो लाजिम बात है। अब जब रेजोल्यूशन पास होगी, फिर हम क्या करेंगे, लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, फिर वो कंपनी का एसेट्स बेचेगा, वो सारा कुछ मामला चलाएगा। याद रखोगे? ये वाइंडिंग आपका फैसला हो रहा है, उसके बाद बाकी सारा तो होगा ना मामला, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन इसके अलावा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखिएगा। A company may be one of voluntary when it passes resolution for voluntary winding up in any of the following way। यानी कि रेजोल्यूशन पास करनी है आपने वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, वो कैसे होगी? इन दोनों में से कोई एक। अगर तो जनरल इफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग पास ए रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलंटरली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर इट्स ड्यूरेशन, या अगर अगर आर्टिकल वगैरह में ये टाइम फिक्स किया होता, ठीक हो गया। या मेरे बच्चे उसके अलावा क्या था बोला? या कोई चले यहाँ पे मकसद नहीं लिख रखा है, इसने लिख रखा है कोई इवेंट हो, कोई इवेंट आपने रख रखा था, जैसे वो कंपटीशन का हो, ये काम पूरा हो गया, मकसद तो वो उसी तरह के है, लेकिन फिर भी कोई इवेंट आपने रखा हुआ था, ये इवेंट हो गया, इमरान खान कैसे बाहर आ गया, तो समझो कंपनी वाइंड अप कर देंगे, अज्यूम कर लो। वैसे इंशाल्लाह जब इमरान खान बाहर आएगा, कंपनी वाइंड अप होगी इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है, वक्त बदल गया है, अब वो छत नहीं, चांसेस यही है, चांसेस यही है कि कंपनी वाइंड अप होगी। लेकिन अभी भी वाइंड अप ना हुई, ये आखिरी बंदा है जो इस कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। इसके बाद मैं आप हमें हम घर के मामला तो नहीं प्रॉपर चला पा रहे, कंपनियां वाइंड अप जो होंगी वो तो बड़ी दूर की बात है। नहीं बेटा, खैर वापस आओ।
ये बात समझ आ गई मेरे से? अगर कोई इवेंट रखा था या टाइम रखा था जो आर्टिकल में लिखा हुआ था, अगर वो पूरा हो गया तो जस्ट रेजोल्यूशन पास करो, जस्ट रेजोल्यूशन, पास रेजोल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे, इफ द कंपनी पासेस ए स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी व्हाट, अगर इसके अलावा है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखोगे, अगर ये दो काम है, आर्टिकल में पहले लिखी गई थी निशानियां पूरी होगी तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो अगर उससे हटके हो तो स्पेशल। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। कहता है अगर हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मेरे बच्चे वही लोग जो कोर्ट को जाके वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए अपील कर सकते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी वही जाए कोर्ट के पास और कोर्ट को कहें कर तो हम खुद बंद रहे हैं कंपनी, लेकिन आप इसकी सुपरविजन करें। अल्फाज देखना, मैंने कंपनी पास रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप द कोर्ट में और ऑनवेशन, ये खुद भी आ सकता है, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो पीछे हम पढ़ के हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक आज हम ना यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर ले, हम कंपनी खत्म करने लगे ये वाली। कोर्ट तक ये खबर पहुंच गई, मीडिया लाइव कवर कर रहा था, और यहाँ पे पहले ही हमारे बारे में काफी मशहूरियां थी, ये कंपनी कैसी है। कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी तो वो बदनाम जमाना है, ऐसा करते हैं इस कंपनी का मैं चाहता हूं कि अपनी सुपरविजन वाइंडिंग अप करो। इन्होंने पहले बड़े जुल्म किए हुए माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ या क्रेडिटर्स के साथ, तो कोर्ट वहां पे खुद सुमोटो एक्शन ले सकता है। अगर कोर्ट ना आ रहा हो, बीच में खुद ना आ रहा हो, तो यहीं से वो लोग जो कोर्ट को जाके अपील कर सकते हैं, कौन? रजिस्ट्रार, एसएससीपी, कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो वही लोग जाके रजिस्ट्रार कोर्ट को जाके कह सकते हैं सर आए जरा अपनी सुपरविजन में करें। वॉलंटरी है लेकिन सुपरविजन आपकी है। याद रखोगे मेरे से, सिर्फ सुपरविजन चाह रहे हैं। अच्छा एक और चीज देखना, कहता कि अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो रही हो, उसका भी प्रोसेस सेम उसी तरह होगा, कोर्ट को वही इख्तियारात मिलेंगे जो वाइंडिंग अप कोर्ट में मिलते हैं। याद रखोगे मेरे से? अगर चाहिए जस्ट हम चाह रहे थे सुपरविजन, कोर्ट कह रहे सुपरविजन, सुपरविजन को नहीं होती। जो मेरे अंडर वाइंडिंग अप हो रही थी वाइंडिंग अप कोर्ट की तरह ही होती है, यानी कि सारे 100% इख्तियारात उसी तरह के होंगे जैसे वाइंडिंग अप कोर्ट में होते हैं। याद रखोगे? आप कहेंगे सर हमें तो लग रहा था बस सुपरविजन ही करेंगे आप, नहीं नहीं चपेड़े भी है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ले बेटा, कहता है कि इफेक्ट ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन, और ये बात मैंने अभी आपको बताई अगली बेटा। उसके बाद कहता है पिटीशन टू कन्वर्ट अदर मोड्स टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, यानी कि ये भी अभी हमने डिस्कस किया। मैंने कंपनीज बीइंग वाउंड अप वॉलंटरी सब्जेक्ट टू द सुप्रीम ऑफ द कोर्ट, वही लोग जो पिटीशन दायर कर सकते हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए, वही जमा कर सकते हैं कि सर इसको क्या करो, वॉलंटरी वाइंडिंग अप होनी चाहिए और अंडर सुप्रीम ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। लो बेटा, एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, वो 5:30 हो भी गए, देख ही रहा हूँ 5:30 हो गए। नहीं, कल भी हमारी क्लास 6 बजे तक चली। 15-20 मिनट रह गए मेरे बच्चों, 15-20 मिनट। देखो जल्दी, ये मेरा ख्याल है कि शायद 20-25 मिनट में खत्म हो सकता था जो हिस्सा भी हमने पढ़ा, 15-20 मिनट में। जानबूझ के उसको तसल्ली से किया। खुद सोचो कितने मिनट हैं, नंबर कितने हैं। मुझे मीटिंग में, अच्छा, वो भी तो मुझे ही आया ना। लो बेटा नेक्स्ट देखो। हमारा सोचे सर तो लेट के ले रहे होंगे, ले मेरे बच्चा देखिए, आज फैसला हो गया, वाइंडिंग अप होगी। अब देखा जाएगा मेरे बच्चे, अगर फैसला हो गया वाइंडिंग अप होगी, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप है या वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है। अच्छा, अंडर सुपरविजन कोर्ट हो चाहे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो, सेम लिक्विडेटर के मामला सेम रहेंगे। याद रखोगे? ये इसलिए कोर्ट में वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी आ रही है, अंडर सुपरविजन कोर्ट भी आ रही है। यहाँ पे दो ही है, या तो वॉलंटरी या वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, चाहे सुपरविजन वाली भी हो। कहता है कि अगर तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं और कोर्ट बीच में आ ही नहीं रहा, तो हम एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, एक बंदा अपॉइंट कर देंगे जो कंपनी के मामला को संभालेगा। इसको लफज बोलेंगे लिक्विडेटर। लफज क्या बोला करेंगे? लिक्विडेटर, जस्ट लिक्विडेटर कहलाएगा। लेकिन अगर कोर्ट मेरे बच्चे वाइंडिंग अप का हुक्म दे रहा हो या कोर्ट की सुपरविजन में वाइंडिंग अप हो रही हो, तो कोर्ट किसी बंदे को अपॉइंट करेगा, उसके लफज बोलेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर। याद रखोगे मेरे बच्चे? उसके लफज लिक्विडेटर नहीं होगा, खाली क्या होगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर हमारा अपना बंदा होगा तो जस्ट क्या कहलाएगा? लिक्विडेटर। अब अगली बात मेरे बच्चे एक चीज और देखिएगा,
मेरी जा रही तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। बस देखिएगा एक और बात। ये कुछ लोग आज कोर्ट में चले गए। आज क्या तारीख, 13 फरवरी। 13 फरवरी को कोर्ट में गए कि सर जरा वाइंडिंग अप कर दें। अब पिटीशन लेके, याद है कुछ लोग पिटीशन जमा करवाया करते थे वाइंडिंग अप कोर्ट के लिए। तो ये कुछ लोग जो जिनका हक था पिटीशन जमा करवाने का, वो कोर्ट में जाके पिटीशन जमा करवा रहे हैं सर वाइंडिंग अप कर दें कोर्ट की, यानी कि कंपनी की। फिलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में कोर्ट की वाइंडिंग अप चल रही है, लेकिन मेरा माजरत के साथ ये मैंने जानबूझ के नहीं लफ्ज बोला फिलहाल, लेकिन बहरहाल क्योंकि आपको पता कल वो जो एक, अल्लाह माफ करे, जो भी है वो, जो भी उस बेशर्म इंसान है वो अता तारड़ी है। उसको वो एक एंकर को इंटरव्यू दे रहा था। उस एंकर ने सवाल किया कि सर ये जो कोड पैकिंग कर रहे हो आप, तो इसके कहता कि ये लफ्ज जो तूने बोला ना, आज शाम तक तुझे पैमरा का वो आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। यानी कि बंदा एक लफ्ज बोल रहा है कि ये जो काम कर रहे हो, हर अन्य बंदे को नजर आ रहा है कि सारा कोड आप लोगों ने अपने लोगों से भर दिया, कोड पैकिंग हो गया, कोड के मामला खत्म हो गए। उसको कह रहा है कि शाम तक तुझे पैमरा का नोटिस आ जाएगा। तूने लफ्ज क्यों बोला? पावर है ना भाई। ले बेटा खैर वापस हो। अच्छा मेरे से ये इन्होंने जाके पिटीशन जमा करवाई आज के दिन के ऊपर 13 फरवरी को कि सर इस कंपनी को वाइंड अप करने का हुक्म दिया जाए। अच्छा वो कहता है ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है सर हम सुन लेते हैं, आपकी बात को सुन लेते हैं, जारी बात है अभी कार्रवाई चलेगी, देख लेते हैं वाइंडिंग अप का हुक्म देना कहीं। कहता सर जब तक आप सुन रहे होंगे ना, ये पाकिस्तान की तरफ बेचारी कंपनी भी जाएगी। कहता क्या चाहते हो? कहता सर आज हम आपको एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, आप सुनते हुए कोई महीना 2 महीने 3 महीने ले जाओगे? कहता हाँ ऐसे तो होगा। कहता सर उतनी देर में वो सारा कुछ बेच बचा के ना खा पी जाएंगे। कहता फिर चाहते क्या हो? वो कहता कि सर आज ही किसी एक बंदे को उस कंपनी में भेज दें, ताकि कंपनी के मामला को अपने कंट्रोल में ले लें। इधर से पिटीशन जमा करी 13 फरवरी को, और साथ ही कोर्ट से अपील कर दी कि अपनी तरफ से एक बंदा भेज दो सर, जो कंपनी के मामला को संभालो। देखो एक है लिक्विडेटर, एक है प्रोविजनल मैनेजर। इसका नाम क्या होगा? प्रोविजनल मैनेजर। ये प्रोविजनल मैनेजर बिफोर लिक्विडेशन, जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है ना, उससे पहले ये बंदा जा रहा होता है वहां पे कंपनी के। समटाइम जाता है, समटाइम नहीं जाता, समटाइम इसकी जरूरत ही नहीं आती, समटाइम कोड भेजता है लोगों के कहने के ऊपर, जिन्होंने अप्लाई किया होता है कि सर किसी बंदे को अपॉइंट कर दे या कोड को मुनासिब लग रहा हो। तो इस बंदे को कहते हैं प्रोविजनल मैनेजर, आरजी मैनेजर, जो कंपनी की मैनेजमेंट के मामला संभालता है। ये उस वक्त तक प्रोविजनल मैनेजर रहेगा जब तक वाइंडिंग आपका कोर्ट की तरफ से हुक्म ना आ जाए। जब वाइंडिंग आपका हुक्म आ जाएगा, यही बंदा ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाएगा, या इसकी जगह पे किसी और बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे भेज दिया जाएगा, इसके मामला खत्म हो जाएंगे। क्या रखोगे? ये प्रोविजनल मैनेजर की जिंदगी कहां तक होती है? वाइंडिंग आपके ऑर्डर तक। ऑर्डर आ गया, ये खत्म हो गया। या यही कंटिन्यू रहेगा अब एज ए ऑफिशियल लिक्विडेटर, या इसकी जगह पे नया ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। क्या रखोगे मेरे बच्चे? ये बातें यहाँ पे की हुई है, देखिए ले बेटा। अब इसकी बात होने लगी है कि सर ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, ये कौन होगा? कह रहा है कम से कम इसका कंपनियां बंद करने में 10 साल का एक्सपीरियंस। जैसे हमारे मुल्क में कुछ मुल्क बंद करने का उनका कई सालों का एक्सपीरियंस। कहता कि अच्छा एक चीज जरा देखिएगा। कहता ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, ये कहाँ से अपॉइंट किया जाएगा? कहता कि ये जो एससीसीपी है ना, उससे कुछ जो लोग हैं ना, बड़े इस तरह के लोग, एक्सपर्ट लोग, उनका एक पैनल तैयार किया हुआ। कोर्ट जब मान लो कि मैं यहाँ पे जज बैठा हूँ, मैं किसी कंपनी के बारे में हुक्म देता हूँ फलानी कंपनी वाइंड अप होगी, तो साथ ही मैं एसएससीपी को कहूंगा भाई वो दे, पैनल दे, लिस्ट दे, जिस लिस्ट के अंदर तुमने उन लोगों के नाम लिखे हुए जो प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकते हैं। ये प्रोविजनल मैनेजर भी ऑफिशियल लिक्विडेटर भी हमेशा उस पैनल में से उठाया जाता है जो एससीसीबी ने बना के रखा होता है। अब अगली बात है कि सर उस पैनल के अंदर ये जो लोग अपने नाम ऐड करवाते हैं एससीसीबी के पास, वो किस बेस पे ऐड करवाते हैं? तो उसमें मेरे बच्चे एक तो उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? अकाउंटिंग, फिनांस और लॉ वगैरह में। और मेरे बच्चे ठीक हो गया 10 साल का एक्सपीरियंस। और द पर्सन अपॉइंटेड ऑन द पैनल शैल बी सब्जेक्ट टू द सच कोड ऑफ कंडक्ट एंड सारी बातें बच्चे जब उसको पैनल में शामिल कर दिया जाता है और कहीं पे ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजन मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट भी अप्लाई होता है जो उसने फॉलो करना होता है। जिस आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं तो कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं आपके लिए जो आपने फॉलो करने होते हैं, तो उसके लिए भी मेरे अच्छे अप्लाई होगा। अगली बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट। कहता एक बंदा एज ए ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजन मैनेजर एट ए टाइम 3 कंपनियों से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक मिस्टर ए पहले से किसी कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर, प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हुआ है, अब चौथी कंपनी में उसको प्रोविजन मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करने की बात हो रही है, तो नहीं अपॉइंट हो सकता। यानी कि एट ए टाइम इन एक बंदा 3 पोजीशन, यानी कि 3 कंपनी में ही ये पोजीशन संभाल सकता है। क्या रखोगे मेरे?
ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ प्रीमियम मैनेजर भी ऐड होना है मेरे बच्चे। ये देखो, प्रीमियम मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगली बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ प्रीमियम मैनेजर। कोर्ट अगर चाहे तो जारी बात है इसके इख्तियारात के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। वहां पे जाओगे, ये ना हो कि सारे मामला तो उनको बेचारों को जाके चपेटे भी मार रहे हो। जरा ध्यान से औकात में रहना। हाँ सच्ची बात है। यहाँ पे होता नहीं कि वो इन्होंने तो भेजा ना, इन्होंने भी माशाल्लाह, एक हमारी कंपनी जो 36 साल से मुल्क चला रही है, उन्होंने इन बेशर्मों को, लुटेरों को भेज दिया, जाओ इस मुल्क को चलाओ। वो कुट रहे हैं सन, जबकि हुकूमत बनी कुट ही रहने थे सन, चुक चुक के लाए थे सारे। तो उन्होंने बाद में कहना, वो तानू क्या है, ये नहीं करना। कहते हमने तो कर दिया फिर सारा कुछ, अब क्या करना है। अब फिर अगला रिजल्ट जब इलेक्शन आएगा फिर बताएंगे इनको। ले बेटा, मैंने बताया था ना कल आके एलडी वाले क्या कह रहे थे। पुलिस वालों को बताएंगे, एफआईआर करवाएंगे, साथ ये भी बताएंगे तुम लोग पीटीआई वाले हो। ये एक लहर ही है। कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ प्रोविजन मैनेजर, कोई बात, कोर्ट लगा सकता है। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड एंड सिक्योरिटी बाय द लिक्विडेटर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चे। कहते हैं जिस दिन किसी को प्रोविजन मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो एक डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे कोर्ट को। डिक्लेरेशन में क्या हो, एक हलफ है, उसमें बताएंगे कि सर मैं जिस कंपनी में आप मुझे प्रोविजन मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करो, मेरा इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक या इसके बनाने वाले, चलाने वाले, या इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और ये काम सिर्फ शुरू में नहीं करना आपने, जब आप ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियम मैनेजर अपॉइंट हो जाए, उस दौरान ऐसी सिचुएशन राइज हो जाए जहां पे आपका कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक बन जाए, तो फिर भी आप क्या करोगे, 7 दिन के अंदर कोर्ट को बता दोगे। याद रखोगे मेरे बच्चों। आगे वो कहता है कि कोर्ट मजीद क्या कर सकता है, इससे कोई सिक्योरिटी वगैरह भी ले सकता है। ये ना हो कि कंपनी को वाइंड अप करके सारा कुछ पैसे इकट्ठे करके ये दुबई में जाके प्रॉपर्टी बना ले, लंदन में प्रॉपर्टियां बना ले, जैसे यहाँ पे मुल्क के अंदर किया हुआ कुछ लोगों ने। प्रोविजन मैनेजर में भी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर। वही बात मेरे बच्चे, मान लो आज 13 फरवरी को कोर्ट में पिटीशन गई थी, और कोर्ट ने 13 फरवरी को ही क्या कर दिया था, एक बंदे को प्रोविजन मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर दिया था उन लोगों के कहने पे। अब मेरे बच्चे, चलते 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 31 मार्च को कोर्ट का फैसला आ गया, वाइंडिंग अप होगी। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट चाहे तो उस वक्त एक नए बंदे को पैनल में से भेजे ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे कंपनी का मामला चलाने के लिए, या उसी प्रोविजन मैनेजर को किसका दर्जा दे देंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर। याद रखोगे मेरे बच्चों। कहता है कि मोर देन 1 लिक्विडेटर पॉइंट हो सकते हैं। हाँ, बड़ी कंपनी हो तो उसमें एक से ज्यादा लिक्विडेटर भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में लड़े झगड़ेंगे, इख्तियारात के ऊपर लड़ाई होगी। कोई कहेगा ये एसेट बेचना है, कोई कहेगा नहीं नहीं यार मैं घर ले जाता हूँ, ये अच्छा है एसेट। वो कहेगा नहीं नहीं बाहर बेचना है, बुरी बात है, कह रहे मैं पैसे दे देता हूँ, आपस में लड़ झगड़े। कोई इस तरह के कोई कहता है कि अभी फॉरन से वाइंड अप करते हो, कहता है अच्छी खासी नौकरी लगी हुई, तनख्वाहें ले रहे हैं, चलाते हैं अभी थोड़ी देर, साल 2 साल। ये वाइंडिंग अप ये नहीं होती 2 दिन में 4 दिन में हो जाती है, ये बात महीनों में, बात का सालों तक जा रही होती है। तो इस तरह के कहता है कि जब इस तरह के इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर ये कोर्ट के पास रेफर किया करेंगे, कोर्ट इनके दरमियान कोई फैसला करेगा। इख्तियारात कैसे बांटेगा, कोर्ट बांटेगा। अगर कहीं पे फिर भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो मामला कौन रिजॉल्व करेगा, कोर्ट रिजॉल्व करेगा मेरे बच्चों। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन नॉट नेम्ड इन द पैनल। इंतहाई है, इंतहाई है। तो भैया जरा देखिएगा, ये चले मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं बैठा हूँ जज, मैंने किसी कंपनी के बारे में फैसला कर लिया कि भाई इस कंपनी को वाइंड अप करना है। साथ ही मैंने कहा कि उसको एसएससीपी को चल भाई वो पैनल वाली लिस्ट लेकर आ। अच्छा, आप लोग ना यहाँ पे ये बैठे हुए सारे क्रेडिटर्स, ये बैठे हुए मेंबर्स, क्रेडिटर्स ने कहा सर रुकिएगा सर, आपसे रिक्वेस्ट है, ये पैनल वाला बंदा नहीं, हम आपको सर रिक्वेस्ट करते हैं पैनल के अलावा किसी और बंदे को अपॉइंट करें, ये ना हो, पैनल वाले ना हो। हमने कहा कि असूल तो यही है कि पैनल में से अपॉइंट किया जाएगा। आप क्रेडिटर्स हो, सिर्फ क्रेडिटर्स को ये इख्तियार है कि पैनल के अलावा किसी को डिमांड कर सकते, बाकियों को नहीं ये इख्तियार। तो कोर्ट कहता है कि भाई इतनी जरूरत कैसे पैदा होगी, कि सर अच्छा खासा स्टेक है हमारा इस कंपनी के अंदर। कहता क्या स्टेक है सर, कहता है कि इस कंपनी का टोटल जो पेड ऑफ कैपिटल है ना, अज्यूम कर लो वो है 1 मिलियन। तो सर इस कंपनी ने कम से कम 6 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट हमारी देनी है, यानी कि जितना उस कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल है, इन क्रेडिटर्स का अगर उस पेड ऑफ कैपिटल के 60% तक या उससे ज्यादा ड्यू है, तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग क्रेडिटर्स कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि सर पैनल के अलावा किसी और बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए। ये ध्यान रखना है पेपर के अंदर, सुपर डुपर इंपोर्टेंट दे देगा सिचुएशन यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया के अंदर जरा सिचुएशन बनना थोड़ा सा औखा है, लेकिन इस तरह की चीजें बन सकती हैं। क्या रखोगे मेरे बच्चों। क्विट रिजाइन एंड क्या, वही बात मेरे, ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, ये कब तक लिक्विडेटर ऑफिशियल लिक्विडेटर काम करता रहेगा, जब तक कंपनी की वाइंडिंग अप कंक्लूड नहीं हो जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती, सादा अल्फाज में। तो हो सकता है कि मेरे बच्चे उससे पहले मर जाए,
छोड़ के चला जाए, रिजाइन कर दे, हम खुद रिमूव कर दें। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो पहले तो इसको कोर्ट करेगा भाई ना जाओ, अगर रिजाइन करके जा रहा हो। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे इसको इजाजत नहीं है, जब तक वाइंडिंग अप कंप्लीट ना हो इसको जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन मजबूरी कोर्ट को दिखा दे तो कोर्ट इसको जाने की इजाजत दे देगा। या इसकी हरकतों की वजह से पैसा उठा उठा के ये घर लगाया जा रहा है, इधर उधर लगाया जा रहा है, इस वजह से इसको रिमूव भी किया जा सकता है। कहता है अगर तो कोर्ट खुद इसको रिमूव करे इसकी हरकतों की वजह से, फिर इसको फौरन निकाल के उसकी जगह पे नए बंदे को अपॉइंट कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से ही। लेकिन अगर ये बंदा रिजाइन कर रहा हो तो कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करे कि क्यों रिजाइन कर रहा है। अगर कोर्ट मान ले इसकी जो भी वजह बताएगा, फिर इसको ये कहेगा कि जब तक तेरी जगह पे नया ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं ना कर लेता उस वक्त तक काम करता है। फिर इसको रोक भी सकता है जब तक नया अपॉइंट ना हो। लेकिन अगर कोर्ट खुद रिमूव कर रहा होगा फिर इसको रोकना नहीं है। इस तरह की बात कहीं और भी पड़ी थी। सीईओ, बिल्कुल। हमने कहा था चीफ एग्जीक्यूटिव जब तक नया नहीं आ जाएगा उस वक्त रिटायरिंग काम करता रहेगा, दो सिचुएशन के अलावा, इसकी वजह से अपॉइंट ना हो रहा हो या इसको हमने एक्सप्रेसली टर्मिनेट किया हो। खैर बेटा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू बी मेड टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो ये आखिरी दो तीन बातें रहेंगी। बेटा ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है इसको कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, ये आया कंपनी में। जब आगे देख रहा है कि इसको पता ही को नहीं कंपनी के बारे में, अब ये देख रहा है इधर उधर सारा देख रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पे। किसी बंदे ने आगे बैठा, तू कौन है? कहता मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियम मैनेजर, दोनों दोनों हो सकते हैं। तो अब ये कंपनी वाइंड अप करनी है, बेचारे को पता ही कौन नहीं, इसलिए कानून बीच में आ गया। कानून कहता है कि जब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो या, अब यहां पे दो चीजें हो, या तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाए, पहले बता रहा हूं ताकि उसको रीड करेंगे दोबारा आपको समझ आ जाएगी। ये जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के कंपनी की मैनेजमेंट ने जमा करवानी होती है ऑफिशियल लिक्विडेटर को या प्रोविजन मैनेजर। अगली बात आएगी कि कब जमा करवानी होती है, 15 दिन के अंदर। ये जो 15 दिन है कब से शुरू होंगे? अगर तो प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हुआ है उसकी अपॉइंटमेंट से 15 दिन। अगर प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ तो वाइंडिंग अप का जिस दिन ऑर्डर आया था कोर्ट की तरफ से उसके 15 दिन। मान लो कि अभी वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आया लेकिन एक बंदे को कोर्ट ने भेजे था जाके मामला को संभाल। अब जो बंदा बेचारा प्रोविजन मैनेजर है उसको भी तो पता होना चाहिए कंपनी के मामला का, उसको भी तो स्टेट ऑफ अफेयर्स का आइडिया होना चाहिए। वो आगे बैठा रहेगा दिन क्या चल रहा है यहाँ पे, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवाओ। तो उसके जब वो आएगा प्रोविजन मैनेजर उसके कितने दिनों के अंदर? 15 दिन के अंदर। लेकिन अज्यूम कर लो प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ, वाइंडिंग अप का ऑर्डर ही आया कोर्ट की तरफ से डायरेक्टली, तो फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर के 15 दिन, इसको बोलते हैं रेलिवेंट डेट। क्या रखोगे? तो रेलिवेंट डेट के 15 दिन के अंदर। रेलिवेंट डेट कौन सी है? अगर तो प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हुआ है उसकी अपॉइंटमेंट का दिन। अगर प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत ही नहीं, ईमानदार लोग हैं सारे, इज्जतदारी नवाज, सही कंपनी चल रही है, तो फिर जिस दिन वाइंडिंग अप का हुक्म आया है, वो जो करप्ट इंसान है वो तो जेल में, शरीफ लोग लगे हुए। हंसे क्यों? ऐसे नहीं, ये बात कैमरे की आंख देख रही है, सही है, ऐसे ही है। लो बेटा देखिएगा, अब मेरे से ये जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर होगी ये कंपनी की मैनेजमेंट जो रजिस्ट्रार कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियम मैनेजर को जमा करवा रही होगी। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? इंतहाई इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? पर्टिकुलर ऑफ द कंपनीज एसेट्स, डेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी के जितने एसेट्स हैं, डेट्स एंड लायबिलिटी, उनकी डिटेल। और उसके बाद कोई कैश इन हैंड पड़ा हो या बैंक में पड़ा हो उसकी डिटेल। और नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनकी डिटेल। और साथ ये भी अलग करके बताना कि इन क्रेडिटर में से कौन सा सिक्योर्ड है कौन सा अनसिक्योर्ड है। और नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम डेट्स ऑफ द कंपनी आर ड्यू, यानी कि जिनको पैसे देने हैं उनकी डिटेल भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के साथ, और जिनसे पैसे लेने हैं उनकी डिटेल भी। उसके बाद वेयर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के अलावा किसी और बंदे के पास कंपनी की किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी हो, उसके पास पड़े हुए एसेट्स, उनकी डिटेल भी। और पिछले मेरे बच्चे कितने, वो तो ठीक हो गया, साल के अंदर ही है ना ये? नहीं नहीं, रेलिवेंट डेट, रेलिवेंट डेट कौन सी है बोला? जिस दिन प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हो उसकी अपॉइंटमेंट। अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर जिस दिन आया है वो डेट। उसके पिछले 180 दिनों तक कंपनी जहां जहां पे कारोबार करती रही है उसकी डिटेल भी मेरे से जमा करवानी है। उसके बाद डिटेल ऑफ एनी पेंडिंग सूट्स ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि कोई केस कुछ चल रहे हैं कंपनी के ऊपर, वो भी। और अदर पर्टिकुलर जो भी कोर्ट को मुनासिब लगे वो भी कह सकता है कि प्रीमियम मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को प्रोवाइड करो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की शक्ल में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैनेजमेंट जमा करवाती है, किसको? प्रीमियम मैनेजर या लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो बेटा रेलिवेंट डेट, एंड वही बात आ गई रेलिवेंट डेट। मेरे बच्चे ये कब जमा करवानी होती है? 15 दिन के अंदर।
ये 15 दिन कहां से शुरू होंगे? जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवानी है, कितने दिनों में करवानी है? 15 दिनों में। 15 दिन कहां से शुरू होंगे? जरा जरा देखिएगा। मैं जज बैठा हूं, आज एक पिटीशन आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर फलानी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, लेकिन सर वो बड़े गंदे लोग हैं, वो कंपनी में एसेट्स में हेरफेर करना शुरू कर देंगे, सर किसी बंदे को भेज दें। आज ही 13 फरवरी को मैंने किसी बंदे को भेज दिया। उसके बाद मैंने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया, मेरे अज्यूम कर लो 28 फरवरी को मैंने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया। और अज्यूम कर लो वाइंडिंग अप के ऑर्डर के बाद 28 फरवरी को मैंने 5 मार्च को वहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर भेज दिया है। बताओ जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर है वो किस तारीख को जमा हो? मुझे तारीख बताओ ना, 3 तारीखें आपके सामने, उसके बाद 15 दिन ऐड करो, मुझे तारीख बताओ। पक्की बात? ये कहां से शुरू की है? 13 फरवरी से। याद रखोगे? यानी कि अगर तो प्रीमियम मैनेजर पॉइंट हुआ है तो वहां से शुरू होगा, उसके 15 दिन। अगर मैंने कहा कि प्रीमियम मैनेजर की लोड ही कौन, ये आया नहीं बीच में, हो जाता है, ये आया नहीं, तो वाइंडिंग आपको ऑर्डर दिया, इस दिन लिक्विडेटर पॉइंट हुआ, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो जिस दिन वाइंडिंग आपका 28 तारीख से आगे 15 मार्च तक, या 14 मार्च कह लो अगर 29 का है, ये 28 का ही है ना वैसे, 15 मार्च। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो ये मेरे बच्चे रेलिवेंट डेट हो, 15 दिन। लेकिन कहां से शुरू होंगे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्लिगेशन टू सबमिट एंड वेरीफाई, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये जमा किसने करवानी है? जितने कंपनी के जो बड़े हैं, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ एंड सेक्रेटरी, ये बड़े अहम ऑफिसर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवाएं। लेकिन खाली यही नहीं, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर को या कोर्ट को मुनासिब लगे, इनको भी हुक्म दिया जा सकता है कि ये जमा करवाएं, ये भी इंफॉर्मेशन जमा कराएं। ये कौन कौन लोग हैं कंपनी के? देखो ये जो आज के दिन के ऊपर ये हैं वो तो हैं हु हैव बीन डायरेक्टर, यानी कि इन ओहदों के ऊपर जो पीछे रहे हों पिछले साल में, 1 साल तक 12 महीनों में, अगर इन ओहदों पर जो लोग रहे हैं आज रिटायर होकर चले गए थे, उनको भी कहा जा सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन जमा कराओ। या मेरे बच्चे जो जो लोग भी कंपनी बनाने में शामिल हुए हो रेलिवेंट डेट के, वही बात पिछले 1 साल में, या इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जिस जो रजिस्ट्रार कर रहा हूँ ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रीमियम मैनेजर की राय में, जिस उसको लग रहा हो कोई और बंदा भी ऐसा है जिससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी कि यहां से जब बताओगे डायरेक्टर, सीओ, सीएफओ, सेक्रेटरी, सादी बात। उसके अलावा जो रहे हुए इन ओहदों पर पिछले 1 साल में, या इसके अलावा और कौन सा बोला, इसके अलावा कोई और बंदा जो इंफॉर्मेशन दे सकता हो। एक ये भी है जो पिछले 12 महीनों में कंपनी की फॉर्मेशन होता है ना, अगर कंपनी अभी बनी ही थी, उसने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ना जमा करवाई हो, फाइल ना की हो, या स्टैट्यूटरी मीटिंग ना करवाई हो, तो उसको वाइंडिंग आपका ऑर्डर आ जाएगा उसका। तो अभी बने हुए साल तो गुजरा भी नहीं, वो जो बनाने में शामिल थे लोग, उनसे इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है। याद रखोगे मेरे बच्चे? ये उस लिहाज से फॉर्मेशन वगैरह कहता है कि जो बंदा ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के जमा करवा रहा होगा ना रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार कहाँ से आ जाता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर को, तो वो उसको क्या करेगा? पे भी करेगा, और मुनासिब सी अमाउंट पेनल्टी। अगर ऊपर की मेरे बच्चे किसी जिससे वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो ना इन्फॉर्मेशन देगा, तो लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। और मेरे बच्चे उसके अलावा अगर कॉग्निजेंस, यानी कि कोई वाजे हुआ कि इसने ये जानबूझ के इस तरह की कोई गफलत बरती है, तो उसके खिलाफ मेरे बच्चे क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल उसके तहत भी मेरे बच्चे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राइट टू इंस्पेक्ट कॉपी और एक्सट्रैक्ट, इसको देखिएगा मेरे बच्चे। याद है हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ फेयर में देखा था कि जितने क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स की डिटेल भी जमा करवाई जाएगी। और जब क्रेडिटर्स की डिटेल जमा करवाएगी, उसमें सिक्योर्ड और जो अनसिक्योर्ड हैं वो दोनों जमा करवाए जाएंगे। यानी बेशर्मी। अभी मुझे इंतहाई अहम कॉल आ रही थी जिसको मैंने बंद करके रखा नहीं, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। दिखा अगर घर से है थी, मैं बताता हूँ इसको, ये बकवास की है इसने, अटेम्प्ट लग जानी अगर तूने ये झूठ बोला। घर से थी नहीं, मैं आपसे ये अभी जो कॉल आई थी, बताओ घर से थी कि नहीं? अगर झूठ बोला तो अटेम्प्ट लग जानी है ना, बगैर थी यार। मैं इसलिए पहले बकवास की थी, अपने घर से कॉल आई वो उठानी है। सब्सिडी नहीं, उसके आगे सब्सिडी, एक बात कर रहा है खाला, उसके आगे पता ला देखे हमने। हैं? ऐसे में बंदा जो पहले हुए वो भी खत्म कर देता है। चलेगा? बकवास सुन लो ये, बेशरम। अच्छा खासा मामला चल रहा था, सिर्फ 10 मिनट रह गए थे पीछे, टोटल 10 मिनट रह गए थे।
माजरत है, कोई नाम चालू करे। लेवल तो देखिएगा, हमने क्या किया था, क्रेडिटर्स की डिटेल जमा करवाई थी वहां पे, अगर आपको याद हो। वहां पे सिक्योर्ड भी थे और अनसिक्योर्ड भी थे। अच्छा, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे वो बैठा हुआ है ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसके सामने लिस्ट पड़ी हुई है, उसके सामने लिस्ट पड़ी हुई थी। पता चला बाहर कोई बट्टे मार रहा है, कोई बड़ा शोर पड़ा हुआ। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा सर क्रेडिटर है। ये क्या कह रहे हैं? कहता सर वो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवाई ना, इसको देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? ताकि उनको पता चले कि इन बेशर्मों ने क्रेडिटर में हमारा नाम रखा भी है कि नहीं, और अगर रखा है, हम सिक्योर थे क्या, सिक्योर में है भी कि नहीं, कहीं ये तो नहीं पकड़ के अनसिक्योर में रख दिया। इसलिए इजाजत है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन दे सकता है? मेंबर भी दे सकते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूटरी भी दे सकते हैं और क्रेडिटर्स भी देख सकते हैं। इन दोनों का मेन हक है मेरे बच्चे इसको देखने में। अगर कोई बंदा जानबूझ के अपने आप को ये शो करे मैं क्रेडिटर हूं या कोई कंट्रीब्यूटरी हूं, गलत बयानी करे सिर्फ चेक करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसको सजा मिलेगी। मजाक नहीं करना कानून के साथ, कानून जो मर्जी करे। ले बेटा, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा होती है किसको बोला? ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर किसका नुमाइंदा है बोला? कोर्ट का। अब देखो ये बैठा हुआ कोर्ट, लेकिन अगर हमारे मुल्क का हुआ तो फिर ऐसे कर पाना ही है। एक आंख से देखा जहां से उसको फायदे हो रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है, लोगों पे सियासी पर्चे बना के उसको बंद किया जा रहा है, और वहां पे कोर्ट में भर्तियां हो रही हैं, लाखों तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तनख्वाहें पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरे बच्चे तकरीबन मेरा ख्याल है काना कोर्ट है इस वक्त, तकरीबन नहीं पक्की बात है, जो सिर्फ अपनी चीजें देख रहे हैं, हालात देख ही नहीं रहा। अगर मुझे आपको नजर आ रहे हैं तो उसको क्यों नहीं नजर आ रहे होंगे? सब कुछ नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे। ये पैसा होता है ना, ये तो जाहिर बात है, लोग सारा रौले पैसे का। अब रोटी दी तो गल ही हुई है, सारा रौला रोटी का। वो रोटी रोटी का रौला को नहीं, पैसे का रौला। खैर, मसला सारा रोटी का ना, वो जिन्हें गाना बनाया गलत है, मसला सारा पैसे का है। ले बड़ा, खैर देखिए, जैसे उसने सही बोला, रोटी नहीं मसला। एमी नाना कानून देखें सर, वो सवाल है आपका, आपने कैसे कहा है कि रोटी का नहीं? सर सारा रौला ही रोटा है, रोटी का है इसका। और चल वापस आओ यार, ले बड़ा कोर्ट को। अच्छा, कोर्ट ने किसको अपॉइंट किया था बोला? ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियर मैनेजर। जब ये अपॉइंट हो गया था, ये सही है मेरे, ये सही बंदा है। इसको मेरे इधर आ गई कंपनी। अब कंपनी और कोर्ट के दरमियान कौन बंदा है? ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियर मैनेजर। अब कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के जमा करवानी है ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रीमियर मैनेजर को। कब बोला? रेलिवेंट डेट के 15 दिन। रेलिवेंट डेट कब थी अगर प्रीमियर मैनेजर अपॉइंट हुआ तो? वो या कोर्ट ऑर्डर। अब जब ये सारे इंफॉर्मेशन इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा हो जाएगी, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं कि कोर्ट को भी कुछ जमा कराए? क्योंकि यहां से कंपनी ने तो कुछ नहीं कम्युनिकेट करना, कंपनी और कोर्ट के दरमियान तो यही बंदा है। ये क्या करेगा? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके, ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियर मैनेजर एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को जमा करवाएगा, या इस एक रिपोर्ट ये पढ़ेंगे, या इसके अलावा भी वो चाहे तो कोर्ट इससे कोई रिपोर्ट मांग सकता है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन देगा? मिलती जुलती बातें हैं मेरे बच्चे, वही जो अभी आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में पढ़ के आए। कुछ समझ ना आ रही हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाली बातें दोबारा लिख दीजिएगा, लेकिन ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए इसको जरा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कुछ बताएगा मेरे बच्चे? कहता कि द नेचर डिटेल ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, वही बात कि कंपनी के एसेट्स की डिटेल, और फिर लोकेशन और करंट वैल्यू ड्यूली असर्टेन्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू। अच्छा, ये बातें यहीं पे बता रहे हो, एसेट्स कितने हैं इस कंपनी के और रजिस्टर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी के बता रहे हैं। कोर्ट को ये बात बतानी जरूरी है। और कितना पैसा पड़ा हुआ इनके पास कैश, और द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, ये बातें वहां पे मोस्टली नहीं थी। और एग्जिस्टिंग और कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन सी है? एग्जिस्टिंग तो पता है जो आज किताबों में है, इतने पैसे देने हैं। कंटीजेंट कौन सी है? जो बन सकते हैं आगे, कोई गारंटियां दे रखी थी या कोई केसेस चल रहे थे इस कंपनी के ऊपर, ये उनकी डिटेल की बात कर रहा है। डेट्स ड्यू टू द कंपनी, जो पैसे लोगों ने कंपनी, ये वही है जो कंपनी को देने हैं। उसके बाद डेट्स फ्रॉम ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है उनकी तरफ कंपनी का कितना पैसा जिन्होंने एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना है। और कोई कोई ट्रेडमार्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कंपनी ऑन करती है, उसकी डिटेल। और डिटेल ऑफ सब्सिडियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस कंपनी ने मजीद लोगों से जो कॉन्ट्रैक्ट किया उनका भी तो नुकसान हो रहा होगा ना, उनकी क्या कंपनसेशन, उनकी क्या मामला होंगे, उसकी डिटेल। कोई कोलैबोरेशन वगैरह हुई थी, जॉइंट वेंचर थे। डिटेल ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, डिटेल ऑफ लीगल केसेस जो इसके खिलाफ हुए, एनी इन्फॉर्मेशन जो कोर्ट को लग रहा हो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर मुझे ये भी प्रोवाइड करे, तो वो भी प्रोवाइड करेगा। और ये कब प्रोवाइड करनी है? 60 डेज के अंदर, वाइंडिंग अप ऑर्डर। यहाँ पे कोई रेलिवेंट डेट थी, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर होगा, वाइंडिंग अप के ऑर्डर के 60 डेज के अंदर, याद रखोगे। यहाँ पे प्रीमियर मैनेजर की पॉइंट सब साइड पे चलेगी। और ये कब जमा किधर गई वो तारीख? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर।
ये ध्यान रखना आपने। सर्टिफाइड कॉपी जो भी होगी वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार को भी जमा करवा दीजिए। तो मेरे बच्चे रिवीजन समाप्त। और नहीं नहीं, इंशाल्लाह कल मेरे बच्चे क्लास होगी। कोशिश करेंगे 3 पास पेपर डिस्कस करेंगे। तो हाँ कल इंशाल्लाह आ जाएंगे लोग। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा, क्लास की टाइमिंग मेरे बच्चे मैंने आपको बता दें, हमारी क्लास 2 बजे शुरू होगी। 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, जुमा है, लेकिन 2 सवा 2 बजे आप जहन में रखिएगा। सवा 2 बजे से लेके ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। 4 बजे मैं आगे बी लॉग वालों को टाइम दूंगा, उस 4 बजे तक खत्म हो जाएगी क्लास। और कल आखिरी क्लास होगी, जितना डिस्कस हो गया डिस्कस। मेन तो ये है कि हमने क्या करना है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तसल्ली हो जाए। जब पढ़ लिया सारा याद है, हमें पता चल जाएगा कितना याद है, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। और खबरदार, अगर कोई बंदा पास पेपर देख रहा है, यहाँ पर लाजम है ये, अगर आपने अभी तक पिछली 3 अटेम्प्ट के पास पेपर नहीं देखे थे, आज भी नहीं देखने आप, यार रखो, फायदा नहीं होना। या तो पहले देखो थे, लेकिन अगर आज देखोगे तो फिर कल हम जो डिस्कस करेंगे, जो चीज़ हमें पता चल सकती है वो नहीं पता चलेगी। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बेटा कल 11 से 1 बजे तक क्लास होगी टेस्ट की, मुजम्मल। 11 से 1 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा ना, 11 बजे रिवीजन क्लास।